हेलो दोस्तों, मैं जतिन गिल निम्बस आईएएस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे आपका वेलकम करता हूं, स्वागत करता हूं। तो अभ्यास 1.0 अभ्यास सीरीज जो कि प्री फोकस सीरीज है, चाहे वो आईएएस का प्री हो चाहे वो स्टेट पीसीएस का प्री हो, उन पे फोकस जो सीरीज है हम उसको कंटिन्यू कर रहे हैं और आगे बढ़ा रहे हैं। फर्स्ट लेक्चर आपने देख लिया होगा। जो भी उसका फीडबैक है, डिस्कशन है, प्लीज़ आप कमेंट्स में ज़रूर लिखिए। आपको पसंद आ रही है, कैसी लग रही है, कुछ और आप एडिशनल चाहते हैं, कुछ और जो भी आपको फीडबैक लग रहा है उसमें आप बताइए। तो उसी मॉडल पे चलते हुए वही 3 एस्पेक्ट्स, क्या था जी, क्या था, किसी को याद है वो 3 एस्पेक्ट जो हम करते होते थे? पहला क्या था? व्हाई दिस क्वेश्चन, सेकंड हाउ टू सॉल्व, थर्ड व्हाट टू प्रिपेयर। इन ही एस्पेक्ट्स पे चलते हुए अब हम सेकंड क्लास को भी कंटिन्यू रखेंगे, ठीक है जी। तो 10 एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस। चलो फर्स्ट हम क्वेश्चन देखो जी, ये क्वेश्चन है, वीडियो पॉज करो और सबसे पहले इसको अटेम्प्ट करने की कोशिश करिए। चलिए दोस्तों, तो अभी तक आपने ये क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर लिया होगा। बात करते हैं पहले क्वेश्चन की। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है? ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन वाज हैंड रिटन इन हिंदी एंड इंग्लिश। ओके, कि जो पहला कॉन्स्टिट्यूशन था, जो ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट करा गया था, वो हैंड रिटन था और हिंदी और इंग्लिश मल्टीलिंगुअल, बायलिंगुअल दोनों भाषाओं में था। ओके, ये बात कर रहे हैं। दूसरा कि 58th जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट थी, उसने क्या करा? 58th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ने प्रोवाइड करा ट्रांसलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इन हिंदी लैंग्वेज टू बी पब्लिश्ड अंडर द अथॉरिटी ऑफ प्रेसिडेंट। तो क्या मार्क करा आपने इस क्वेश्चन में भाई? हाँ जी, क्या क्या मार्क करा आपने? क्या लग रहा है आपको ये क्वेश्चन ठीक था? क्या लग रहा है आपको ये क्वेश्चन गलत था? क्या आपने स्टूडेंट मार्क करी है? प्लीज आप अपने कमेंट्स में बताइए। तो देखो, ये क्वेश्चन को अब हम कैसे सॉल्व करेंगे। फर्स्ट स्टेटमेंट इज करेक्ट कि जो ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन था वो इट वाज हैंड रिटन। आपको याद होगा जब हम आप लक्ष्मीकांत में मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन चैप्टर पढ़ते हैं, उसमें आता नहीं है कि कैलीग्राफी करी गई है ना। बोस करके एक थे और जो बाकी और कलाकार थे, आर्टिस्ट थे, उनको बुलाया गया, कैलीग्राफी करवाई गई है ना। तो वहीं से ये स्टेटमेंट आप निकाल सकते हो। अगर आपको पता भी नहीं है तो भी वहीं से आप स्टेटमेंट ये निकाल सकते हो। सेकंड क्या है कि 58th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है, उसमें प्रोवाइड करा गया ट्रांसलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इन हिंदी लैंग्वेज। ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है। तो इसमें तो देखो, आपको सिर्फ बेसिक नॉलेज ही होनी चाहिए थी और कोई तरीका नहीं था ये स्टेटमेंट निकालने का, फिर भी कोई ट्रिक बन सकता है। ओके, तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा मोस्ट प्रोबेबली सी ही होगा इसका आंसर। तो आइए देखते हैं कि क्या आपने और मैंने दोनों ने ठीक अटेम्प्ट करा है। बिल्कुल ठीक अटेम्प्ट करा है। ओके, बिल्कुल ठीक अटेम्प्ट करा है। आंसर, इसका सॉल्यूशन सी ही है। तो वाई दिस क्वेश्चन है, ये बड़ा एक इंटरेस्टिंग सा पार्ट है। रिसेंटली सीजीएस आपका, आप देखो, एक उन्होंने इंडिया टुडे कॉन्क्लेव में अपनी एक इंटरव्यू टाइप या उनको दिया था। तो उसमें उन्होंने कहा कि आई वॉन्ट कि जो इंडिया में जो 8th शेड्यूल में लैंग्वेजेस हैं, वो जितनी भी लैंग्वेजेस हैं ऑफिशियल शेड्यूल लैंग्वेजेस, उन सब में कॉन्स्टिट्यूशन की कॉपी हो, है ना। बहुत ही अच्छी आउटरीच वाली चीज़ है। तो ये उन्होंने रिफॉर्म सजेस्ट करे थे, तो उसी के चलते हुए हमने ये क्वेश्चन बनाया आपके लिए कि हाँ भाई कैसे हो सकता है। ओके, चलो जी, अब आता है हाउ टू सॉल्व इट, बेसिक नॉलेज। तो इसमें यार देखो, एलिमिनेशन वगैरह नहीं लगती। जो मैंने आपको बताया था फर्स्ट स्टेटमेंट को निकालने का थोड़ा तरीका वो हो सकता था, उसके अलावा कुछ नहीं। ओके, चलो, व्हाट टू प्रिपेयर फॉर एग्जाम, चैप्टर 62 है भाई लक्ष्मीकांत का, है ना। ऑफिशियल लैंग्वेजेस की वो बात करता है। वो जो ऑफिशियल लैंग्वेजेस की बात करता है उसमें ये पूरा सब कुछ चीज़ें दे रखी हैं, कॉन्स्टिट्यूशन कब बना, ये वो, और जो इसके साथ में वो भी जो अपना चैप्टर, आई थिंक फर्स्ट तो एक्ट्स वाला होता है, सेकंड चैप्टर होता है, वो भी आप पढ़ सकते हो, मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन वाला। ओके, तो ये था हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन पे आ जाते हैं जल्दी से। एक बार इस क्वेश्चन को जल्दी से आप अटेम्प्ट कर लीजिए। चलिए दोस्तों, अब हम क्या बात करेंगे? कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग सीबीआई, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन की बात कर रहे हैं। पहली स्टेटमेंट, जो सीबीआई की एस्टेब्लिशमेंट थी, इट वाज रिकमेंडेड बाय संथनम कमेटी। देखते ही ठीक है, ये तो सबको पता होगा, ठीक है। अगर आपको ये भी नहीं पता तो दैट मीन्स आपकी प्री की तैयारी में बहुत सारे फ्लॉज हैं। ये बहुत ही फैक्चुअल नॉलेज है। अब यहां पे आगे देखो, यहां पे आके बड़ा एक ट्रिक है कि सबको लगता होगा कि सीबीआई इज अ स्टैट्यूटरी बॉडी। कौन सी एक्ट के अंदर? ये वाली,
कि भाई दिल्ली पुलिस स्पेशल एस्टैब्लिशमेंट एक्ट है तो है जिसके अंदर सीबीआई बनी है, बट नो, दिस स्टेटमेंट वुड बी रॉन्ग। क्यों रॉन्ग है? क्योंकि दिल्ली पुलिस स्पेशल एस्टैब्लिशमेंट एक्ट जो है वो पर से इट डज नॉट टॉक अबाउट द फॉर्मेशन ऑफ सीबीआई, और इवन सीबीआई एज अ वर्ड कहीं यूज ही नहीं हुआ है पूरी एक्ट में। ओके तो जो दिल्ली पुलिस स्पेशल एस्टैब्लिशमेंट एक्ट है वो एक दिल्ली पुलिस की कोई स्पेशल यूनिट बनाने की बात करती है, जो कि बाद में उसका नाम सीबीआई रखा गया, जो उसको इंप्लीमेंट करा गया। सो सीबीआई इज नॉट अ स्टैट्यूटरी बॉडी। जब फर्स्ट स्टेटमेंट ठीक हुई है, सेकंड गलत हो गई है, तो हम इन दोनों को एलिमिनेट कर सकते हैं। तो 50% एलिमिनेशन हो चुकी है। 1 तो ठीक ही है, अब देखना है सिर्फ कि 3 ठीक है या नहीं। चलिए जी, डायरेक्टर ऑफ सीबीआई जो है उनको सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर मिली है, कितने? 2 साल की। वो किस एक्ट के अंडर दी गई है? दिल्ली पुलिस स्पेशल एस्टैब्लिशमेंट एक्ट 1946। तो चलिए बताइए, पहली बात तो ये सोचना है, दो इस स्टेटमेंट में ना 2 चीजें गौर करने वाली हैं। फर्स्ट इज, क्या सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर है पहली। दूसरा कि क्या वो सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर डीपीएसई एक्ट में है। 2 चीजें देखनी है आपने। तो पहला क्वेश्चन का आंसर है यस कि सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर है, तो यहां तक तो ये स्टेटमेंट ठीक है। अब सेकंड स्टेटमेंट क्या कह रही है कि ये जो सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर है ये दिल्ली पुलिस स्पेशल एस्टैब्लिशमेंट एक्ट में है, तो ये भी गलत है। कौन सी एक्ट के अंदर दी गई है? सीवीसी, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन एक्ट। सीवीसी एक्ट जो है उस एक्ट के अंडर ये वाली पावर दी गई है। तो अब क्या हो गया? अब क्या हो गया? ये गलत हो गया, तो आंसर क्या हो गया है हमारा? 1 ओनली। सो आंसर इज ए। ओके चलिए आइए चेक करते हैं क्या हमने ठीक अटेम्प्ट करा है। बिल्कुल ठीक हमने अटेम्प्ट करा है। प्लीज मेरे को बार बार कहने की जरूरत मत पड़े, आप प्लीज कमेंट्स में अपने आंसर्स मेंशन करते रहिए। सॉल्यूशन ए। उसके बाद क्या है? व्हाई दिस क्वेश्चन ऑपोजिशन क्रिटिसिज्म ऑफ सीबीआई। तो देखो सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई का एनालिसिस करा था और बोला था कि सीबीआई इज अ केज्ड पैरेट, मतलब एक ऐसा पैरेट है जो इसको पिंजरे में बंद करके रखा हुआ है। किसने? सेंट्रल गवर्नमेंट ने, ऑब्वियसली, बिकॉज मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स को रिपोर्ट करता है ये, है ना। तो ये जो क्रिटिसिज्म है वो हमेशा चलता रहता है। हाउ टू सॉल्व इट? पहली बात तो थर्ड स्टेटमेंट को एलिमिनेट करेंगे। क्यों? क्योंकि जो सीवीसी एक्ट है सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर की बात करती है। ओके तो अगर हमें यही पता होता तो हम उसको एलिमिनेट कर देते और पूरा हमारा आंसर निकल जाता, है ना। उसके बाद क्या है? व्हाट टू प्रिपेयर, कि लक्ष्मीकांत में चैप्टर्स है प्रॉपर, सीबीआई अदर नॉन स्टैट्यूटरी बॉडीज की भी बात करता है ना, जैसे कि सीवीसी एक बॉडी है उसकी भी बात करता है। तो ये जो जितने भी चैप्टर्स हैं उनको एक बार हमने देख लेना है। ओके ओके चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव ऑन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, हाँ जी नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। एक बार इसको अटेम्प्ट करेंगे। चलिए अटेम्प्ट करिए इसको। चलिए दोस्तों, विच ऑफ द फॉलोइंग पर्सनैलिटीज आर पार्ट ऑफ द अपॉइंटमेंट कमेटी ऑफ इलेक्शन कमिश्नर। चलिए बताइए। अभी लक्ष्मीकांत में अपडेट नहीं हुआ होगा, आई एम वेरी श्योर ऑफ दैट, क्योंकि अभी रिसेंटली जजमेंट आई है सुप्रीम कोर्ट की जिसमें ये चीज तय हुई है। तो अगर आप भाई बहुत ज्यादा एंथुजियास्ट हो, अगर आप रियली सिर्फ मैगजीन्स से नहीं करंट अफेयर्स को अपना सोर्स रखते हो, तो ये आपको डेफिनेटली क्वेश्चन पता होगा। हर न्यूज़पेपर के आर्टिकल में, हर जो न्यूज़ वेबसाइट है उसमें इसका मेंशन हुआ है। तो दिस क्वेश्चन यू कैन नॉट गेट रॉन्ग। ओके चलिए, तो कमेटी जो है उसके कौन कौन मेंबर्स होते हैं? फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर। क्या ये होते हैं? बताइए क्या ये होते हैं? बिल्कुल ठीक, ये होते हैं। लीडर ऑफ ऑपोजिशन, यस, यही तो एक सबसे मेन चीज है कि भाई लीडर ऑफ ऑपोजिशन को रखना जरूरी है, क्योंकि क्रेडिबिलिटी आएगी ना फिर सीसी की पोस्ट में, तो अनबायस मैनर में काम करेगा। लास्ट यहां पे सारी गेम है, सुप्रीम कोर्ट जज। अब कितने एस्पिरेंट्स ने इसको ठीक करा बताइए? तो जिन्होंने ठीक करा है वो मेरे को नीचे लिख के बताएंगे कि सुप्रीम कोर्ट जज सर मैंने ठीक करा था, असली में ये गलत है। तो एग्जामिनर ना कहीं आपको एक पॉइंट पे आपको ना बस पकड़ने की कोशिश करेगा कि कहां मैं ऐसा क्वेश्चन गलत करवा दूं। तो वो ये चीज थी। तो यहां पे क्या है? सुप्रीम कोर्ट जज नहीं बोला है, सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला है इंस्टेड? CJI साहब।
एनी सुप्रीम कोर्ट जज नहीं, सुप्रीम कोर्ट जज मैं तब लिख रहा हूं तो आप कह सकते हो कि नहीं यार सीजीआई भी तो सुप्रीम कोर्ट जज है। नहीं, सुप्रीम कोर्ट जज मैं जब लिख रहा हूं दैट मीन्स कि एनी सुप्रीम कोर्ट जज कैन डू दैट। नो, ओनली चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया विल बी देयर, जो भी चीफ जस्टिस होंगे उस टाइम के। ओके, तो पीएम साहब, एलओपी साहब और सीजीआई साहब ये तीनों बैठ के कमेटी में डिसाइड करेंगे कि कौन इलेक्शन कमिश्नर होंगे। ओके जी, ओके चलिए, तो इस हिसाब से कौन सी स्टेटमेंट 1 और 2 ठीक है, तो आंसर हमारा आ जाएगा बी। चलिए देखते हैं क्या हमने ठीक अटेम्प्ट करा है इस क्वेश्चन को। हाँ जी, बिल्कुल ठीक हमने अटेम्प्ट करा है। तो सुप्रीम कोर्ट जजमेंट, अब इसको भी याद रखना है, अनूप बारनवाल केस जो है इसको भी याद रखना है। ये एक और आपको फैक्चुअल नॉलेज देने के लिए मैंने यहाँ पे लिखा था, तो इसको भी थोड़ा सा दिमाग में रखेंगे। हाउ टू सॉल्व इट, एक तो सबसे पहले इसका ख्याल रखना ना कि सीजीआई इंस्टेड ऑफ एनी सुप्रीम कोर्ट जज। ओके, तो हाँ ये पूरी वो मतलब एक तरह जो मैंने आपको भी एक्सप्लेन करा है वो इसी चीज़ में लिखा हुआ है, तो आप इसको भी एक बार समझ लेना। अब व्हाट टू प्रिपेयर फॉर एग्जाम, अब व्हाट टू प्रिपेयर में क्या आएगा कि अपॉइंटमेंट कमेटी है ना जो अदर कॉन्स्टिट्यूशनल और एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज की, जैसे हम बात करेंगे कि जो सीवीसी है, सीआईसी है, ठीक है, या और कोई ऐसी बॉडी जो हमें दिमाग में आती है, इन सब के जो प्रेसिडेंट्स हैं, इन सब के जो चेयरमैन हैं वो कैसे अपॉइंट होते हैं, उन सबको देख लेना है। ओके, तो ऐसा नहीं है कि अगर रिसेंटली जजमेंट आई है तो सिर्फ ईसी के ऊपर ही क्वेश्चन आएगा, अराउंड और भी ऐसी जजमेंट्स हैं जिन पे क्वेश्चन आ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए जी, जल्दी से जल्दी इसको रीड कर लीजिए, जल्दी से जल्दी इसको अटेम्प्ट कर लीजिए। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 4, विद रेफरेंस टू इंडियन हिस्ट्री, मेंबर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली फ्रॉम द प्रोविंसेस वर। समझ आ रही है, प्लेन इंग्लिश है कि जो मेंबर जो थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के वो क्या थे, उनको डायरेक्टली इलेक्ट करा गया था। इसको अंडरलाइन कर लो कीवर्ड को, डायरेक्टली इलेक्ट करा गया था किसके द्वारा, पीपल ऑफ दोज प्रोविंसेस। मतलब कि डायरेक्ट इलेक्शन हुआ था कि हाँ जी सर हम कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बना रहे हैं, और उसके डायरेक्ट इलेक्शन में उनको इलेक्ट करा गया था। तो ये एक तो क्वेश्चन है, क्या लग रहा है ये स्टेटमेंट ठीक होगी, देखते हैं एक बार। नॉमिनेटेड by whom, INC and AIML, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग। सेकेंड, थर्ड क्या है, इलेक्टेड बाय द प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबलीज, जो खुद चुनी हुई लेजिस्लेटिव असेंबलीज थी उन्होंने आगे इन्हें चुना। ओके, उसके बाद सेलेक्टेड बाय द गवर्नमेंट फॉर देयर एक्सपर्टीज इन द कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर्स। तो अब सिर्फ आप इन चीजों जो मैंने यहां पे हाईलाइट करी है इन पे फोकस करो एक बार। आपको एग्जामिनर किस चीज में फंसाने की कोशिश कर रहा है, सोचो। इन निटी ग्रिटीज में कि डायरेक्टली इलेक्ट हुए थे, नॉमिनेट हुए थे, इलेक्ट हुए थे या सेलेक्ट हुए थे, ये छोटे छोटे वर्ड्स का आपको मीनिंग दिमाग में क्लियर होना चाहिए कि डायरेक्टली इलेक्टेड का मतलब क्या होता है, इलेक्टेड का मतलब क्या है, नॉमिनेटेड या फिर सेलेक्टेड इनका मतलब क्या है। इनका मतलब आपको पता होना चाहिए, तभी आपका क्वेश्चन निकल जाएगा। ओके, तो अब इसके सॉल्यूशन की बात करते हैं कि डायरेक्टली इलेक्टेड तो ये तो बिल्कुल ही नहीं था। डायरेक्टली इलेक्टेड तो सबसे बड़ा क्रिटिसिज्म ही तो यही है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का कि डायरेक्टली इलेक्ट नहीं करे गए थे पीपल, तो इसको तो हम आउटराइटली रॉन्ग मार्क कर देंगे। सेकंड, नॉमिनेटेड बाय आईएनसी, ये बड़ा ऑब्वियस सा लग रहा है क्योंकि हमें तो यही शुरू से बताया गया है कि आईएनसी और एआईएमएल दोनों पार्टीज की प्रोमिनेंट मेंबरशिप थी उसमें, है ना, तो ये कहीं ना कहीं ठीक लग रहा है। बट अगर मैं पढ़ूं ये कीवर्ड को देखूं नॉमिनेटेड, तो अरे यार ऐसा कैसे हो सकता है, एक पार्टी अपने कैंडिडेट्स को नॉमिनेट कर रही है और वो कॉन्स्टिट्यूशन बना रहे हैं, नहीं ऐसा तो नहीं होगा, कहीं ना कहीं एलिमेंट ऑफ इलेक्शन तो था। तो ये क्या है, ये स्टेटमेंट भी गलत है। अब हम बात करते हैं थर्ड स्टेटमेंट की, इलेक्टेड बाय द प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबलीज। तो इसका मतलब क्या है, जो हम स्टेटमेंट पढ़ते हैं ना इनडायरेक्टली इलेक्टेड, जो हम स्टेटमेंट पढ़ते हैं ना इनडायरेक्टली इलेक्टेड, वो यहां पे आएगी। इनडायरेक्टली इलेक्टेड मतलब कि जो प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबलीज थी, जो वो इलेक्टेड पर्संस थे, उन्होंने इन टर्न इनको इलेक्ट करा कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली मेंबर्स को। तो दिस इज द करेक्ट स्टेटमेंट।
लास्ट क्या है जी, लास्ट बोला उन्होंने सिलेक्टेड बाय द गवर्नमेंट, ये तो बिल्कुल ही गलत है, देखते सार ही गलत है, क्रेडिबिलिटी होती नहीं कुछ कॉन्स्टिट्यूशन की। अगर ब्रिटिश गवर्नमेंट ने सेलेक्ट करके बनाया होता तो ऐसे इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। द आंसर इज सी। थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन था बट ऐसे से क्वेश्चन आते हैं, क्यों? क्योंकि ये क्या है, इट इज अ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। ओके, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, तभी हमने आपसे पूछा था। कैसे सॉल्व करना है, बेसिक नॉलेज और आई फॉर डिटेल। आई फॉर डिटेल क्यों कहा है कि जो मैंने आपको कीवर्ड्स कहे थे उनका ईच कीवर्ड का आपको मतलब पता होना चाहिए और उनको डिफरेंशिएट करना आना चाहिए। उसके बाद व्हाट टू प्रिपेयर, चैप्टर 2 ऑफ लक्ष्मीकांत में मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है, उसको अच्छी तरीके से कर लेना है। ठीक है जी, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए जी, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है? फर्स्ट थिंग, कम्युनिस्ट पार्टी, ओ सॉरी, अब एक बार अटेम्प्ट कर लीजिए, यस अटेम्प्ट करिए। चलिए दोस्तों, अटेम्प्ट हो गया आपका क्वेश्चन। पहली स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं। कम्युनिस्ट पार्टी डिड नॉट विन एनी, एक भी सीट नहीं आई कहते कम्युनिस्ट पार्टी के पास, इन द इलेक्शंस टू द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया इन 1946, एक भी सीट नहीं मिली इन्हें। ओके, दूसरा क्या कह रहे हैं कि यूनियनिस्ट पार्टी करके एक पार्टी है, वो सेकंड लार्जेस्ट पार्टी थी आफ्टर द इंडियन नेशनल कांग्रेस इन द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया। तो बताइए क्या लग रहा है, क्या इसका आंसर हो सकता है? देखिए, पहला तो आपने फोकस करना है इस पे, एनी पे। कभी भी फार फेच स्टेटमेंट्स आती हैं, जैसे कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में कहा था कि ओनली जो वर्ड है उस पर फोकस करना है, वैसे ही एनी जो भी एक्सट्रीमिटीज स्टेटमेंट है उन पे आपने फोकस करना है। और जब आप उन एक्सट्रीमिटीज वाली स्टेटमेंट में फोकस करो तो आप बोलोगे कि यार ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि कोई सीट भी ना आई हो। एंड आप मॉडर्न हिस्ट्री की बात करो ना, मॉडर्न हिस्ट्री जब हम पढ़ते हैं तो हमें समझ आता है कि कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी तो बहुत प्रोमिनेंट थी, है ना। कितने ज्यादा सीपीआई, एम.एन. रॉय साहब, है ना, और कितने ऐसे, इवन सुभाष चंद्र बोस भी अपने आप को एक इनहेरेंटली सोशलिस्ट बोलते थे लेकिन रेडिकल कम्युनिस्ट होते थे एक टाइम पे। तो वो जो सब चीजें हैं, ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि कोई भी सीट ना जीती हो। तो ये स्टेटमेंट हम क्या कर देंगे, गलत कर देंगे। ओके, उसके बाद क्या आता है, यूनियनिस्ट पार्टी जो है वो कहते हैं सेकेंड लार्जेस्ट पार्टी थी। अब इसमें अगर मैं बात करूं कि क्या वो सच्ची सेकंड लार्जेस्ट पार्टी थी, तो ऐसा लग रहा है यार सेकंड लार्जेस्ट पार्टी ये भी कुछ फंसाने के लिए कर रहा है। वैसे तो देखो आपको बेसिक नॉलेज होनी चाहिए इस चीज़ की, बट ऐसा लग रहा है कि यार सेकंड लार्जेस्ट पार्टी आफ्टर आईएनसी यूनियनिस्ट पार्टी, और मैंने सुना भी नहीं इसका, तो ऐसा लग नहीं रहा है मेरे को, गलत है। तो हम क्या करेंगे, इसको तुक्का सा मारेंगे, क्रैम सा करेंगे, अगर बेसिक नॉलेज है तो ठीक है, इसको गलत करेंगे। तो आंसर इसका भी क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। देखते हैं हमने सही अटेम्प्ट करा है कि नहीं। बिल्कुल ठीक हमने अटेम्प्ट करा, डी ही है इसका। क्यों, PYQ है। ठीक है, ये देखो, तो थिंक अबाउट अदर बिग पार्टीज लाइक मुस्लिम लीग, एग्जैक्टली। तो यहाँ पे आपने ये सोचना था कि अगर यूनियनिस्ट पार्टी सेकंड लार्जेस्ट है तो व्हाट अबाउट मुस्लिम लीग, व्हाट अबाउट CPI एंड अदर पार्टीज, है ना। तो ये हमने बात करनी है। तो सेकंड लार्जेस्ट क्या होगी, मुस्लिम लीग। ऐसे क्वेश्चन निकलेगा। फोकस ऑन द वर्ड एनी, जैसे मैंने आपको कहा कि एनी बड़ी एक्सट्रीम चीज है तो इसको हम थोड़ा अवॉइड करेंगे। ओके, उसके बाद क्या है जी, बेस्ड ऑन PYQ, तभी हमने करा था PYQ का एनालिसिस करा हमने। उसके बाद क्या है, व्हाट टू प्रिपेयर फॉर द एग्जाम, अगेन चैप्टर 2 मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, अभी उसमें से ही हम क्वेश्चन पूछ रहे हैं। और सिर्फ चैप्टर 2, मतलब देखो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली पे क्वेश्चन आ रहा है, सेंट्रल विस्ता प्रोजेक्ट बना, मदर ऑफ डेमोक्रेसी की बात हो रही है, तो वी हैव टू जस्ट गो टू द रूट्स कि हाँ यार जो रूट्स हैं अपने इंडिया की वो कहाँ से ओरिजिनेट होती है, थोड़ी उनकी हमने बात करनी ही करनी है। चलिए जी, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव ऑन करते हैं। चलिए पॉज करेंगे वीडियो और इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करेंगे। चलिए दोस्तों, आई रियली होप कि आपने ये क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लिया होगा। अब इस क्वेश्चन में क्या बात हो रही है कि इन पेयर्स को कंसिडर करना है आपने। ओके, इन पेयर्स को कंसिडर करिए। अब ये जो कुछ पेयर्स दे रखे हैं, जैसे कि थर्ड शेड्यूल के सामने क्या लिखा है कि एलोकेशन ऑफ सीट्स इन द राज्यसभा। फिफ्थ शेड्यूल के सामने क्या लिखा है कि प्रोविजंस रिलेटेड टू एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ट्राइबल एरियाज लाइक मेघालय। एट्थ शेड्यूल के आगे लिखा है डिवीजन ऑफ पावर्स। 12th के आगे लिखा है पंचायती राज। तो आपको बताना है कि कौन से इनकरेक्टली मैच है। भाई इस पे बड़ा अच्छा फोकस करना है। इनकरेक्टली मैच पूछा है आपसे, करेक्टली मैच्ड नहीं पूछा है, इनकरेक्टली मैच की यहां पे बात हो रही है। ओके, तो एक बार देख लेंगे। तो अब देखो यहां पे ना
आपको जरूर ये पता होना चाहिए कि पहली बात, जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के शेड्यूल्स हैं 1 से 12 तक हैं। 1 से 12 तक जो शेड्यूल्स हैं वो आपको एक एक आपकी टिप्स पे होने चाहिए, जैसे फंडामेंटल राइट्स होते हैं। अगर नहीं है तो यू मस्ट डू दैट, बिकॉज ये बहुत ज़्यादा एक इंपॉर्टेंट चीज़ है, तो ये आपको करना पड़ेगा। तो वैसे ही अब हम जब इस क्वेश्चन को देखेंगे तो क्या बोलेगा भाई, थर्ड शेड्यूल क्या है, एलोकेशन ऑफ सीट्स, नहीं ये क्या है, ये तो फोर्थ शेड्यूल है फोर्थ शेड्यूल। ये क्या है, इनकरेक्टली मैच, मतलब कि ये स्टेटमेंट भी ठीक है, ये स्टेटमेंट भी ठीक हुई ना उस हिसाब से, तो ये स्टेटमेंट ठीक हो गई। उसके बाद फिफ्थ शेड्यूल क्या कह रहा है, रिलेटिंग टू द एडमिनिस्ट्रेशन, नहीं ये तो नहीं है। फिफ्थ शेड्यूल में तो दूसरे ट्राइबल एरियाज की बात होती थी, इसमें तो सिक्स्थ शेड्यूल की बात हो रही है, इसमें तो सिक्स शेड्यूल है, ये तो सिक्स है, तो मतलब स्टेटमेंट गलत है, तो यहाँ पे इनकरेक्टली मैच पूछा है, तो ये भी हमारी ठीक हो गई। उसके बाद एट्थ शेड्यूल में क्या बोला, डिवीजन ऑफ पावर्स, अरे नहीं, डिवीजन ऑफ पावर्स तो सेवंथ शेड्यूल में होती थी, तो ये क्या है, स्टेटमेंट ठीक है, गलत स्टेटमेंट है, तो क्वेश्चन के हिसाब से ये ठीक हो गई, है ना। ट्वेल्थ शेड्यूल में बोला गया है पंचायत, नहीं, ट्वेल्थ शेड्यूल में तो अर्बन लोकल बॉडीज के बारे में बोला गया है, इनके बारे में तो हमें 11th शेड्यूल में बात करी गई है, तो ये स्टेटमेंट क्या है, गलत, दैट मीन्स इनकरेक्टली मैच्ड है। तो 1 2 3 4 आंसर क्या हो गया, डी, ऑल आर इनकरेक्टली मैच्ड। ओके, ऑल स्टेटमेंट्स आर इनकरेक्टली मैच्ड। चलिए चेक कर लेते हैं अपना आंसर, क्या हमने ठीक अटेम्प्ट करा है, बिल्कुल ठीक हमने अटेम्प्ट करा है। वाई दिस क्वेश्चन, क्योंकि लद्दाख में आपने देखा कि बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट चल रहे हैं, जहाँ पे सिक्स्थ शेड्यूल की डिमांड पे इवन जो जिनका रोल रणछोड़ दास रैंचो ने करा है 3 इडियट्स में, वो ओरिजिनल जो पर्सनालिटी है, जिन पे वो फोकस, जिन पे वो बेस्ड मूवी है, वो खुद एक प्रोटेस्ट पे बैठे हुए हैं और उन्हें हाउस अरेस्ट करा गया है, वो सिक्स्थ शेड्यूल की डिमांड कर रहे हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट इशू है, इस करके ये क्वेश्चन रलता मिलता थोड़ा पूछा गया था। हाउ टू सॉल्व इट, बेसिक और फैक्चुअल नॉलेज, इसमें कोई निटिग्रिटी नहीं चल सकती, कोई टेक्निक नहीं चल सकती। फंडामेंटल राइट्स जो हैं दे शुड बी ऑन योर टिप्स, जो आपके शेड्यूल्स हैं दे शुड बी ऑन योर टिप्स। ओके, चलिए नेक्स्ट, व्हाट टू प्रिपेयर फॉर द एग्जाम्स, लक्ष्मीकांत का जो चैप्टर 3 है, सेलिएंट फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ये इसको अच्छी तरह से हमने प्रिपेयर कर लेना है। चलिए जी, क्वेश्चन नंबर 7 कर लीजिए इसको अटेम्प्ट, जल्दी से इसको अटेम्प्ट कर लीजिए। चलो दोस्तों, हो गई बात, कर लिया अटेम्प्ट, लिखिए कमेंट्स में क्या क्या लिखा आपने, क्या क्या आंसर डाला। अब ये जो क्वेश्चन है ना, ये थोड़ा सा फैक्चुअल तो चलो नहीं है, ये कंसेप्चुअल थोड़ा क्वेश्चन है। ओके, तो ये जो कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चन होता है ना, इनमें थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए आपको, है ना। चलो, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विद रिस्पेक्ट टू द डिफरेंस बिटवीन इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। तो लास्ट वीडियो में मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया था रीजनेबल क्लासिफिकेशन का, वो किसके अंडर थे, आर्टिकल 14 के अंदर। तो वो इस ही चीज की यहाँ पे बात हो रही थी कि भाई आर्टिकल जो 14 है उसके अंडर इक्वालिटी बिफोर लॉ और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, दो कंसेप्ट्स हैं, इन दो कंसेप्ट्स की बात हो रही है, तो इनमें डिफरेंस क्या है वो इन्होंने मेनली पूछा। ओके, फर्स्ट स्टेटमेंट में क्या कह रहे हैं, वो कह रहे हैं जो इक्वालिटी बिफोर लॉ है ये इंप्लाई क्या करती है, इक्वल ट्रीटमेंट अंडर इक्वल सर्कमस्टांसेस, ठीक है। उसके बाद क्या कह रही है, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ इंश्योर्स एब्सेंस ऑफ एनी स्पेशल प्रिविलेजेस फॉर एनी पर्सन, ठीक है। तो अब बताइए किस किस ने इस स्टेटमेंट को करेक्ट लिखा है, कमेंट्स में बताइए किस किस ने इसको करेक्ट लिखा है। क्या ये करेक्ट है, क्या ये करेक्ट है, नहीं, इट इज रॉन्ग स्टेटमेंट, इट इज एन इंटरचेंज, इट इज एन इंटरचेंजेबल ऑफ द फैक्टर, जो ओरिजिनल फैक्टर है उसको इन्होंने इंटरचेंज कर दिया है जस्ट टू कंफ्यूज यू। ओके, ये स्टेटमेंट गलत है, थोड़ी डिटेल में बाद में बात करते हैं। अब क्या बोल रहे हैं कि जो इक्वालिटी बिफोर लॉ है वो इंप्लाई करती है एब्सेंस ऑफ एनी स्पेशल प्रिविलेजेस। इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ क्या कहती है, डज नॉट फॉरबिड डिफरेंट ट्रीटमेंट ऑफ अनइक्वल्स, ये बिल्कुल ठीक है स्टेटमेंट। अब आपको बेसिकली दो कंसेप्ट्स यहां पे समझने की बहुत जरूरत है, दो कंसेप्ट्स जो कि इक्वालिटी बिफोर लॉ और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, इसको शॉर्ट में लिख देते हैं हम EBL, इसको हम लिख देते हैं EPL।
सबसे बेसिक चीज इन दोनों में हमें क्या याद रखनी है, पहली बात, एक बार पेन लेट मी चेंज द मार्कर तो क्लैरिटी थोड़ी ज्यादा हो जाएगी। देखो ईबीएल जो है ये क्या है, ये एक नेगेटिव कंसेप्ट है। जो ईपीएल है ये एक पॉजिटिव कंसेप्ट है। ओके, अब पॉजिटिव कैसे है और नेगेटिव कैसे है? देखो जो इक्वालिटी बिफोर लॉ है उसकी आवाज, उसकी साउंड, उसके नेचर में ही क्या है, नेगेटिविटी, कि एवरीवन इज इक्वल बिफोर लॉ, आइदर इट्स अ प्रिंस, आइदर इट्स अ जैनिटर, आइदर इट्स मी, आइदर इट्स एवरीबॉडी। अगर एक मर्डर मैंने करा है और अगर एक मर्डर लेट से कैबिनेट मिनिस्टर करता है तो दोनों को सेम ही सजा मिलेगी। एंड ऑब्वियसली रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केसेस कैसे करा है दैट पुट साइड थिंग्स, बट जो क्राइम हमने करा है उसकी सजा कहां है, आईपीसी में दे रखी है 302 में, वो ही लगेगी मेरे पे। मैं ये नहीं कह सकता कि यार अच्छा वो कैबिनेट मिनिस्टर है उसको आप कम सजा दे रहे हो, या कैबिनेट मिनिस्टर ये नहीं कह सकता मेरे को कम सजा दो। ओके, तो इक्वालिटी बिफोर लॉ इज कि अगर आप किसी के साथ डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हैं वो आप नहीं कर सकते हैं। तो ये डिस्क्रिमिनेशन ही तो हुआ कि आप उसको कम सजा दे रहे हैं फॉर द सेम क्राइम एंड आप मेरे को ज्यादा सजा दे रहे हैं फॉर द सेम क्राइम कमिटेड। आप ऐसा नहीं कर सकते। ये कौन कह रहा है, ये कह रहा है इक्वालिटी बिफोर लॉ। अब आ जाता है इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ क्या कहता है कि सबको लॉ की इक्वल प्रोटेक्शन मिलनी चाहिए। जैसे अब हम बात करते हैं वुमेन की, बहुत ज्यादा हमारी जो एक पेट्रियार्कल सोसाइटी है, वुमेन के साथ सती प्रथा होती थी, होपफुली खत्म हो गई है ना, मतलब होती है, कहीं कहीं होती होगी, अभी भी इंस्टेंसेस मिलते हैं, बट होपफुली खत्म हो गई है। जो डाउरी है अभी भी चल रही है, ये तो खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही है। सेक्सुअल हरासमेंट खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। तो ये जो है ये एक तबका है स्पेशल वुमेन का, या एससीज के खिलाफ जो क्राइम है, एसटी के खिलाफ क्राइम है, वो बढ़ता ही जा रहा है। तो ये जो एक स्पेशल, जिसको हम कह देते हैं स्पेशल ग्रुप हैं, दीज आर डिसएडवांटेज। तो क्या इन्हें इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ मिल रही है? क्या एक एससी को, जब एक एससी बंदे को मना करा जाता है कि आप वेल से पानी नहीं पी सकते, जब हाथरस में रेप करा जाता है एक एससी लड़की के साथ, तो क्या उसको सिर्फ इस करके टारगेट करा जा रहा है कि वो एससी है? समहाउ यस, रिपोर्ट्स में आया है। तो ये जो टारगेटेड चीजें हैं कि जैसे डाउरी है वो सिर्फ वुमेन को ही टारगेट करेगा, है ना, तो जो टारगेटेड चीजें हैं यहां पे इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ नहीं मिल रही है उन डिसएडवांटेज ग्रुप्स को। तो दैट्स वेयर दिस कंसेप्ट्स कम इन, कि भाई जो इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज है वहां पे हम इन डिसएडवांटेज्ड पीपल के लिए, ताकि इनके साथ डिस्क्रिमिनेशन ना हो, ताकि इनके साथ कुछ अच्छा सलूक हो, हम इनके लिए स्पेशल लेट से लॉज क्रिएट करेंगे। तो उस टाइम पे जब हम इनके लिए कुछ स्पेशल लॉ क्रिएट करेंगे, सो नोबडी कैन कम एंड क्लेम दैट दिस इज डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट देम। जैसे मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट, जैसे रिजर्वेशंस। अब कोई ये आके नहीं बोल सकता ना कि यार आप तो हमारे साथ अन्याय कर रहे हो। नहीं सर, दे डिजर्व इट, उनको स्पेशल प्रोटेक्शन देने की जरूरत थी, इसीलिए ही हम दे रहे हैं। दैट्स द डिफरेंस बिटवीन इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। तो एक बड़ी अच्छी लाइन है जो एरिस्टोटल, एक बड़े अच्छे स्कॉलर हुए हैं, वो कहते हैं ट्रीट द इक्वल्स इक्वली एंड अनइक्वल्स अनइक्वली। तो बराबरी ही नहीं जब तक बन रही तो आप उन पे सेम लॉ या सेम डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस कैसे लगा सकते हो, है ना। तो लेवल प्लेइंग फील्ड तो सही हो, यहां पे लेवल प्लेइंग फील्ड ही सही नहीं है, तभी तो इसकी जरूरत पड़ी है, नहीं तो इससे तो काम चल ही रहा था, तभी इसकी जरूरत पड़ी है। तो ठीक है, थोड़ा सा लंबा मैंने स्ट्रेच करा जस्ट बिकॉज, इसीलिए क्योंकि ये जो आपको समझाना यहां पे जरूरी था। तो अब चलिए, अब क्या था, ये स्टेटमेंट गलत थी, ये स्टेटमेंट सही थी। ओके, तो इक्वालिटी बिफोर लॉ एब्सेंस होने के लिए बिल्कुल ठीक है, फर्स्ट स्टेटमेंट गलत है, आंसर क्या हो गया हमारा सेकंड। तो चलिए देखिए जरा, क्या हमने सही अटेम्प्ट करा है? बिल्कुल हमने सही अटेम्प्ट करा है। तो डिबेट सराउंडिंग रिजर्वेशन में ये वाला क्वेश्चन यहाँ पे बन सकता है। ओके, हाउ टू सॉल्व इट, बेसिक कंसेप्चुअल नॉलेज है, इसमें आप कोई रट्टा नहीं लगा सकते, कुछ नहीं कर सकते। ओके, बेसिक कंसेप्चुअल नॉलेज है।
व्हाट टू प्रिपेयर फंडामेंटल राइट्स फ्रॉम लक्ष्मीकांत। देखो अब ये बात होगी, ये सब है फंडामेंटल राइट्स में कवर्ड है। थोड़ी सी कंसेप्चुअल नॉलेज है, कोई एक आधा आर्टिकल्स हम देख सकते हैं वो अच्छी वेबसाइट से, नहीं तो जो बेसिक फंडामेंटल राइट्स का जो फंडामेंटल राइट्स का चैप्टर है लक्ष्मीकांत से, उसमें से ये क्वेश्चन हो जाएगा। ओके चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, विद रेफरेंस टू द कंसेप्ट ऑफ, एक बार आप इसको प्लीज अटेम्प्ट कर लीजिए। चलिए जी, विद रेफरेंस टू द कंसेप्ट ऑफ रूल ऑफ लॉ कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। पहला क्या है, केशव नंदा भारती केस जो बेसिक स्ट्रक्चर का केस था, उसमें क्या करा है, इंक्लूड करा गया है रूल ऑफ लॉ एज द बेसिक फीचर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। तो क्या ये सही है? ये सही है, ये फैक्चुअल नॉलेज है, इसमें कोई हम आपकी हेल्प नहीं कर सकते, जस्ट अ फैक्चुअल नॉलेज कि हाँ जी करा था, नहीं करा था, ठीक है करा था। उसके बाद यहाँ पे थोड़ा सा दिमाग लगाने की बात है कि जो इम्यूनिटीज और प्रिविलेजेस प्रेसिडेंट को मिलती है अगेंस्ट क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स, वो एक्सेप्शंस ऑफ रूल ऑफ लॉ है। अब भी एक क्वेश्चन पहले मैंने क्या बात करी इक्वालिटी बिफोर लॉ की, कि अगर एक लेट से प्रेसिडेंट ही है, प्रेसिडेंट राजा ही तो होता है एक तरह से, एक सेरेमोनियल पोस्ट है ना, तो एक हमने वहां पे एक किसी को बिठा दिया, अगर वो कोई क्राइम करेगा मर्डर, और अगर मैं मर्डर क्राइम कर रहा हूँ तो मेरे को पुलिस उठा के लेके जाएगी, लेकिन उसको नहीं उठा के लेके जाएगी वाइल ही इज द सिटिंग प्रेसिडेंट। क्यों? उसका रीजन क्या है, बिकॉज दे कम अंडर द एक्सेप्शंस टू द रूल ऑफ लॉ। तो ये स्टेटमेंट ठीक है, ये स्टेटमेंट ठीक है, इट कम्स अंडर द एक्सेप्शंस। उसके बाद इन इंडिया अकॉर्डिंग टू द रूल ऑफ लॉ जुडिशियल सुप्रीमेसी जो है इट प्रिवेल्स ओवर लेजिस्लेटिव एंड एग्जीक्यूटिव। देखते सार ही ये गलत स्टेटमेंट है। कहीं पे भी किसी कॉन्स्टिट्यूशन में कभी जुडिशरी ने, कभी किसी ने नहीं कहा कि देयर इज एन एलिमेंट ऑफ जुडिशियल सुप्रीमेसी। नो, देयर इज नो जुडिशियल सुप्रीमेसी। यहाँ पे हमारे क्या कंसेप्ट है, क्या कंसेप्ट है इंडिया में, बताइए क्या कंसेप्ट है इंडिया में? हमारे इंडिया में कंसेप्ट है चेक्स एंड बैलेंसेस। क्या कंसेप्ट है हमारे? चेक्स एंड बैलेंसेस। ये क्या है? ये एक तरह से एक सेपरेशन ऑफ पावर का मॉडिफाइड वर्जन है। सेपरेशन ऑफ पावर जो है वो सोली इंडिया में नहीं हो सकती थी, बिकॉज वी आर नॉट अ प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, है ना। तो जो प्राइमरी मिनिस्टीरियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है वहां पे हम सेपरेशन ऑफ पावर जो है उसको हम नहीं प्रॉपरली इंप्लीमेंट कर सकते। तो वहां पे क्या होता है? चेक्स एंड बैलेंसेस। तो चेक्स एंड बैलेंसेस जो थ्योरी है उसके इनहेरेंटली खिलाफ है ये चीज कि जुडिशियल सुप्रीमेसी होना, दैट्स व्हाई इट इज रॉन्ग। तो इस थ्योरी से भी समझ सकते थे, बेसिकली भी समझ सकते थे। तो भाई तीसरी स्टेटमेंट गलत हो गई, ये ठीक है। 1 and 2 या 2 तो हमने 1 भी ठीक करा है, तो आंसर क्या हो जाएगा? ए 1। ठीक है जी, देखते हैं हमने सही अटेम्प्ट करा है कि नहीं। बिल्कुल ठीक हमने अटेम्प्ट करा है। क्वेश्चन इज ए, क्वेश्चन आंसर क्या है इसका? 1 and 2। चलो, क्यों पूछा गया क्वेश्चन कि यार जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव में जो टसल चल रही है ना, इसके मैं बहुत सारे क्वेश्चंस दूंगा आपको। उसका रीजन क्या है? यही है कि आप हर एस्पेक्ट जो पूछ सकती है यूपीएससी, आप उसको कवर कहीं ना कहीं करके जाओ। तो अगर यूपीएससी फिर भी अलग क्वेश्चन अगर पूछेगी ना, फिर भी आपके पास एक एक ब्रॉड आइडिया होगी, मैंने उस क्वेश्चन में ये करा था, मेरा ये क्वेश्चन निकल जाएगा, वो बात करेंगे। हाउ टू सॉल्व इट, थर्ड स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट एंड फर्स्ट इज करेक्ट, तो क्वेश्चन निकल रहा है, ये आप करके देख लीजिए। व्हाट टू प्रिपेयर फॉर एग्जाम्स, जो फंडामेंटल राइट्स और जुडिशरी से रिलेटेड जो टॉपिक्स हैं वो आपने जरूर करके जाने हैं। ओके, काफी हद तक क्लियर है। चलो जी, 9th क्वेश्चन आ गया है यहाँ पे। 9th क्वेश्चन, विद रेफरेंस टू रिस्ट्रिक्शंस इम्पोज्ड ऑन आर्टिकल 19। एक बार आप आप एक बार इसको अटेम्प्ट कर लीजिए। चलिए, अब आर्टिकल 19 जो है उसमें रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस कुछ लगी हैं, है ना। रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस कॉन्स्टिट्यूशन कहता है लगा सकते हैं, तो उसके रिलेशन में ये क्वेश्चन है। तो कह रहे हैं कि 144 जो सीआरपीसी का जो सेक्शन है उसके अंदर जो मैजिस्ट्रेट है, डीएम हो गया, एसडीएम हो गया, वो क्या कर सकते हैं? असेंबली रिस्ट्रेन कर सकते हैं अगर एग्जीक्यूशन ऑफ एनी लॉ में बाधा डाल रहा है कोई इंसान। ओके, एग्जीक्यूशन ऑफ एनी लॉ, ये फोकस करना है। एग्जीक्यूशन ऑफ एनी लॉ, उसमें अगर कोई बाधा डाल रहा है तो सेक्शन 144 लगता है। गलत। सो एनीबडी फ्रॉम लीगल बैकग्राउंड जिसने ये इस क्वेश्चन को गलत मार्क करा है ना, काफी होंगे, और जिसने सही मार्क करा बेटा तो देख लेना थोड़ा, है ना। तो द थिंग इज सेक्शन 144 और जो सीआरपीसी है और सेक्शन
141 ऑफ आईपीसी है। इन दोनों में अक्सर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। तो सेकेंड स्टेटमेंट को पढ़ लेंगे एक बार, फिर इकट्ठे एक्सप्लेनेशन करेंगे। 141 ऑफ आईपीसी क्या कहता है कि 5 और 5 से ज्यादा पर्सन्स जो हैं वो अनलॉफुल हैं अगर वो फोर्सिबली ऑक्यूपाई कर रहे हैं प्रॉपर्टी ऑफ सम पर्सन। ये ठीक है, लेकिन हम क्या करते हैं, हम इसको कंफ्यूज कर देते हैं विद सेक्शन 144। नहीं, 144 इज अ मेजर ऑफ प्रिवेंशन। ये बात किसकी करता है? प्रिवेंशन की बात करता है कि कोई भी लेट्स से क्राइम है उसको हमने प्रिवेंट करना है। ओके, क्या क्राइम प्रिवेंट करना है? प्रिवेंशन ऑफ लेट्स से रायट्स। ओके, और क्या बात कर सकते हैं? प्रिवेंशन ऑफ लेट्स से प्रोटेस्ट्स, प्रिवेंशन ऑफ लेट्स से ऑब्स्ट्रक्शन। तो ये नहीं है कि एग्जीक्यूशन ऑफ एनी लॉ में रिस्ट्रेन्स कर रहा है, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मे बी यू आर नॉट ब्रेकिंग एनी लॉ, ये उससे कोई फर्क ही नहीं पड़ता। मे बी यू आर नॉट स्टॉपिंग एनीबॉडी फ्रॉम एग्जीक्यूशन ऑफ एनी लॉ, बट यू आर अ थ्रेट टू द स्टेट। स्टेट को ऐसा लग रहा है कि अगर आप इकट्ठे हो गए तो आप दंगे कर दोगे, तब हम ये सेक्शन लगाते हैं, सेक्शन 144 ऑफ सीआरपीसी। तो ये स्टेटमेंट गलत हुई ना, उस हिसाब से बिल्कुल गलत है। सेकेंड इज करेक्ट, क्योंकि रेजिस्टेंस इन एग्जीक्यूशन ऑफ एनी लॉ किस में कवर्ड होता है? 141 ऑफ आईपीसी में। ये समझना है। तो इस हिसाब से क्या हमारा आंसर हुआ? B2 ओनली। आइए देखते हैं किस किसने सही अटेम्प्ट करा, किसने गलत। बिल्कुल ठीक है, PYQ पैटर्न पे है। देखो काफी लीगल टाइप क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो इसको आपने रेडी रहना है। देखा एक बार वो 21 का ही क्वेश्चन आया था, आई थिंक नहीं 22 का क्वेश्चन था, जिसमें लॉयर्स के बारे में पूछा हुआ था, कौन से लॉयर होते हैं, किसको लाइसेंस चाहिए नहीं चाहिए। तो ऐसा ही सिमेट्रिकल सेम क्वेश्चन है। अब हाउ टू सॉल्व इट, अब आपको पता होना चाहिए बेसिक डिफरेंस। ये तो एक बार थोड़ा इसको पढ़ लेना। अब व्हाट टू प्रिपेयर फॉर एग्जाम, बेसिक प्रोविजंस रिगार्डिंग सीआरपीसी एंड आईपीसी। एक लिंक होगा जो मैं ट्राई करूंगा आपके साथ शेयर करा जाए, लाइव लॉ वेबसाइट का लिंक या फिर आई थिंक आईपी ब्लॉगर्स का लिंक मैं आपके साथ शेयर करूंगा। ओके चलो जी, उसके बाद लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे डिस्कस करेंगे। बिल्कुल ही जिसे कहते हैं ना ऑब्जर्वेशनल एनालिटिकल क्वेश्चन है ये। चलो जी एक बार अटेम्प्ट कर लो इसको। हाँ जी, तो अब इकोनॉमिक जस्टिस जो है वन ऑफ द ऑब्जेक्टिव ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है। ये कहाँ पे लिखा हुआ है, कहाँ पे हमने प्रोवाइड करा है, लिखा हुआ नहीं, सॉरी रिटर्न नहीं कह सकते, हैज बीन प्रोवाइडेड, कि इकोनॉमिक जस्टिस का जो असेंस है, इकोनॉमिक जस्टिस का जो असेंस है वो कहाँ पे प्रोवाइड होता है अगर हम कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें। तो चलिए फर्स्ट स्टेटमेंट देखें, प्रियम्बल और फंडामेंटल राइट्स में। प्रियम्बल और फंडामेंटल राइट्स, तो देखो सबसे पहले की बात है कि आप 4 स्टेटमेंट्स को पढ़ लो और उनसे सोचो कि पहली बात तो प्रियम्बल 2 जगह रिपीट हो रहा है, प्रियम्बल 2 जगह रिपीट हो रहा है, ठीक है। तो हो सकता है कि प्रियम्बल सही हो, एक तो आप ये दिमाग लगा सकते हैं। दूसरा एट द सेम टाइम आप ये सोच सकते हैं, यू कैन जस्ट ट्राई टू रिमेंबर कि प्रियम्बल में लिखा क्या। जब जस्टिस की बात होती है प्रियम्बल में तो क्या कहता है? जस्टिस, सोशल, इकोनॉमिक होती है ना बात इकोनॉमिक की। तो प्रियम्बल तो ठीक है, प्रियम्बल तो दोनों में आएगा ही, क्योंकि एक्सप्लिसिटली मेंशन्ड है प्रियम्बल में जस्टिस सोशल, ओके। तो सॉरी इकोनॉमिक जस्टिस स्पेसिफिकली मेंशन्ड है, तो ये तो ठीक है। तो उस हिसाब से ये गलत हो गया, ये गलत हो गया, 2 एलिमिनेट हो गई, 50% चांस हमारा हो गया, क्वेश्चन ये ठीक हो जाएगा। उसके बाद अब हमने ये देखना है कि क्या फंडामेंटल राइट्स या फिर क्या डीपीएसपीज, इन दोनों में से कोई एक है। प्रियम्बल तो है ही है, अब इन दोनों में से कोई एक देखना है हमने, किसमें इकोनॉमिक जस्टिस का एलिमेंट आता है। अब फंडामेंटल राइट्स याद करो, 13 से लेके 32 तक याद करो। इकोनॉमिक जस्टिस कहाँ मेंशन हो रहा है? कहीं भी नहीं मेंशन हो रहा, कहीं भी नहीं मेंशन हो रहा है इकोनॉमिक जस्टिस। लेकिन जब मैं डीपीएसपी में देखता हूं मेरे को याद आ जाता है कि कुछ सोशलिस्ट प्रिंसिपल्स करके थे, कुछ गांधीयन प्रिंसिपल्स करके थे, ओके। तो गांधीयन प्रिंसिपल जैसे क्या बात करते हैं? कॉटेज इंडस्ट्रीज को बचाने की बात करते हैं। सोशलिस्ट प्रिंसिपल्स क्या बात करते हैं? लेट्स से सोशलिस्ट प्रिंसिपल्स बात करते हैं कि मैनेजमेंट में वर्कर्स को कैसे डाला जाए, इक्वल वेज कैसे हो। तो क्या है ये? इकोनॉमिक जस्टिस की तो बात है। तो आंसर हमारा क्या हो गया? बी, दिस इज आवर आंसर। चलिए देखते हैं क्या हमने ठीक अटेम्प्ट करा है। बिल्कुल हमने ठीक अटेम्प्ट करा है, ये एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन था।
ऐसे ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं, आगे भी आ सकते हैं, तो कंसेप्चुअल क्लैरिटी रखना बहुत ज़रूरी है। हाउ टू सॉल्व इट जैसे मैंने आपको बता दिया, ओके, सेम चीज़ है। व्हाट टू प्रिपेयर फॉर एग्जाम, अमेंडमेंट प्रोसीजर, ओके, कि कैसे अमेंडमेंट होती है, थोड़ा वो भी देख लेंगे। और इसके साथ साथ हम क्या करेंगे, इसके साथ साथ हम और क्या देख सकते हैं, लेट्स से बेसिक कंसेप्ट्स जैसे कि इकोनॉमिक जस्टिस की अगर बात हो गई है, कल को डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस की बात हो सकती है कि डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस हमें कहां कहां देखने को मिलता है। ओके, इंडिया में लेट्स से इंडिया के फेडरल प्रिंसिपल्स हमें कहां कहां देखने को मिलते हैं, इंडिया के सेकुलर प्रिंसिपल्स लेट्स से हमें कहां कहां देखने को मिलते हैं। तो ऐसी ब्रॉड चीज़ों के बारे में हमने सोचना है। तो रियली होप कि ये वीडियो आपको समझ आई होगी, आपको हेल्प करी होगी। स्टे ट्यून्ड ऑन आवर यूट्यूब चैनल फॉर मोर वीडियोस। थैंक यू टू लिसनिंग टू मी। बाय बाय।